हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको मैं नोट्स दिखाकर बताऊंगी क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ईवीएस पेडागोजी की वीडियो भी देखते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी जो पेडागोजी है वो 15 नंबर की आती है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाते हैं। दोनों का बराबर ही रोल है, इसीलिए दोनों को ही पढ़ना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखते चलिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अब आज का वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें मैंने 4 लेसन एक साथ ले लिए हैं, यानी 4 लेसन के नोट्स मैंने एक साथ बना लिए हैं। क्यों बना लिए हैं? क्योंकि ये लेसन थे, छोटे छोटे से थे, और इनसे जो पूछा जाता है, पूछा जरूर जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछा गया है। इससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है। पिछले वर्ष के पेपर यदि आपने देखे हैं तो आपको पता होगा। इस वाले लेसन से भी एक प्रश्न पूछा गया है, कौन करेगा यह काम। और पाठ 17 है फांद ली दीवार, ये भी आपको पढ़ना है। और 18 लेसन से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। 19 लेसन से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसीलिए मैंने इन 4 लेसन को एक साथ ले लिया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखा देती हूँ कि ये लेसन किस प्रकार के हैं, क्या क्या इनमें बताया गया है। उसके बाद नोट्स से आपको पढ़ा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 15 है, ये उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इसमें ये एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है और इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा हुआ है। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया है। हवा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में यहाँ एक छोटी सी कहानी लिखी हुई है और इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुंह से हवा निकालकर कुछ वस्तुओं को हम ठंडा करते हैं और कुछ को गर्म करते हैं, इसी प्रकार की ये कहानी है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मिन्नी ने चाय को फूंक मारकर जल्दी से ठंडा किया, और सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए वह बार बार अपने हाथों पर फूंक रहा था। यानी कि उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये कहानी जो है इसी पर आधारित है। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैंने बना लिए हैं। अब पाठ 16 जो है, इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो इसका नाम ही देख लीजिए, कौन करेगा यह काम। ये झाड़ू छपी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस काम के बारे में इस लेसन में बताया जा रहा है। यहाँ लिखा भी है, यहाँ आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये लोग हैं जो सफाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इस वाले चित्र को देख लीजिए, लोग सफाई कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। तो इसी काम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये लोग जो है ये सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कामगार भी इन्हें कह सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से इन्हें पहले देखा जाता था। ये सब बातें इन लोगों ने बताई हैं। तो इस लेसन में इसी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर इसी प्रकार की कुछ कहानियां भी लिखी हुई हैं, पुरानी यादें। यहाँ गांधी जी की एक कहानी लिखी हुई है, और ऐसा ही एक छोटा सा यहाँ पर एक स्रोत लिखा हुआ है। भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में जीत भी इन्होंने हासिल की। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए पहले इन 2 लेसन को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे वाले 2 लेसन में आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या उसमें बताया गया है। और यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पहले मैंने इन सबको डिटेल में पढ़ाया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं नोट्स से जो मैंने बनाए हैं। तो पाठ 15 पहले पढ़ लेते हैं, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम
मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये मैंने खुद से इसमें लिख लिया है, एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया है, लेकिन इनके बारे में इतना जानना आवश्यक है। यदि पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे और इनके राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए इन्हें पद्म विभूषण से और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये इतना आप याद रखिए। इस लेसन से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। प्रश्न एक बार ये पूछा गया है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी है। तो इस कहानी का उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या सिखाना है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाना है। इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब पाठ 16 जो मैंने अभी आपको दिखाया, सफाई कामगार जो हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उस लेसन में बताए गए हैं कि कौन करेगा यह काम। यानी कि सफाई करने का जो दायित्व है अपने आसपास, अपने घर के आसपास किसी निश्चित लोगों का नहीं है, हम सबका उसमें योगदान होना चाहिए। अपने घर में सफाई रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें उस लेसन में बताई गई हैं। तो इसमें जिनसे प्रश्न बनता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया भर में बाबा साहब के नाम से मशहूर हैं। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से कुछ लोगों को नीच जाति के लोग माना जाता था, यानी कि उन्हें नीचा माना जाता था। समाज जो है वर्गों में विभाजित था। उच्च कुल के लोग अलग थे जो और निम्न जाति के लोग अलग माने जाते थे। निम्न जाति के लोगों से ये छोटे कार्य कराए जाते थे और जो निम्न जाति के लोग होते थे, उच्च जाति के लोग उन्हें छूते भी नहीं थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये लोग निम्न कार्य करते हैं तो इन्हें छूने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसी अन्याय के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी। तो इस लेसन में यही सब बताया गया है। काम जो है निश्चित कर दिया गया था लोगों का। जो दूषित कार्य होता है वो समाज के जो कुछ निम्न जाति के लोग थे उनके द्वारा कराया जाता था। और ये निम्न जाति के लोग उस कुएं पर पानी भी नहीं भर सकते थे जिस पर उच्च जाति के लोग पानी निकालते थे या नहाते थे। यानी उस कुएं पर जाने की भी इजाजत इन निम्न जाति के लोगों को नहीं होती थी। तो ये सब बातें एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाई हैं। हिस्ट्री जब पढ़ाई है, पूरा लेसन है, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन ईवीएस में आपको इतना नहीं पढ़ना है जितना मैंने यहाँ लिखा है। यदि प्रश्न बनेगा तो इसी से ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ईवीएस में अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में देश का संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और ये भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं। तो कभी कभी मसौदा समिति लिखकर आ जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप और मसौदा एक ही समिति है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना आपको इन दो लेसन से याद रखना है। आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं पाठ 17। इसका नाम है फांद ली दीवार। अफसाना मंसूरी की एक कहानी है। ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं और ये किस तरीके से खिलाड़ी बनी, इन्होंने इस लेसन में अपने अनुभव साझा किए हैं। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं इनकी टीम और इनके बारे में जो एक कहानी दी गई है उसको पढ़ लेते हैं। फिर ये जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको बता दूंगी। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। तो ये आप जो टीम देख रहे हैं ये इनकी टीम है और यहाँ लिखा है कि अफसाना मंसूरी हैं तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी हैं। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार।
उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार जो उसकी माँ ने उनके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। तो यहाँ पर एक मुलाकात की गई अफसाना और उनकी जो नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम है उनसे, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जो याद रखना है वो मैंने नोट्स में लिख लिया है। तो चलिए नोट्स पर चलते हैं। तो अफसाना बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। इनके कोच का नाम नूर खान था। अफसाना मुंबई नागपाड़ा इलाके की रहने वाली हैं और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उसका नाम है बच्चू खान प्लेग्राउंड। बाद में अफसाना मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मजबूत खिलाड़ी बन गई। तो इतना आपको याद रखना है कि ये किस प्रकार से बन गई। इनके प्लेग्राउंड का नाम याद रखना है बच्चू खान प्लेग्राउंड। इनके कोच का नाम याद रखना है नूर खान। तो इतना ही आपको इस लेसन से याद रखना है। अब पाठ 18 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई प्रश्न बनता हो, ना कोई उसमें ऐसा कोई टॉपिक दिया गया है जिससे प्रश्न पूछा जाता हो। इसीलिए उस लेसन को मैंने छोड़ दिया है। पाठ 19 पढ़ेंगे किसानों की जुबानी बीज की कहानी। तो इससे प्रश्न बन जाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी सब्जी को उंधियों कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उंधियों किसे कहा जाता है? तो मटके को उल्टा रख के कोयले के अंगारों पर उल्टा रख के सब्जी को पकाया जाता है और इस सब्जी को कहा जाता है उंधियों। उंधियों का मतलब क्या है गुजराती भाषा में? उल्टा, यानी मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। सन 1997 से सन 2005 तक लगभग 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण कर्ज और खेती में हुआ घाटा था। यानी इस लेसन में किसानों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से किसान खेती करने के लिए कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज के तले दब जाते हैं। यानी खेत में उनका इतना उत्पादन नहीं हो पाता है कि वे अपना कर्ज चुका सकें। तो इसीलिए 2005 तक 97 से 2005 तक 1.5 लाख लोग किसानों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि ये कर्ज में दबे हुए थे और खेती में इनका बराबर घाटा हो रहा था। तो इसीलिए मैंने इन 4 लेसन को एक साथ कर लिया था। ये छोटे छोटे से लेसन थे। किसानों की जुबानी, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी में किसानों की कहानी बताई गई है और बीज के बारे में बताया गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अनाज को जब भंडारण किया जाता है तो उसमें नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं ताकि कीड़ों से अनाजों को बचाया जा सके, क्योंकि नीम जो है कड़वा होता है तो कीड़े नहीं लगते हैं अनाज में यदि नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक थे, इसीलिए मैंने इनको एक साथ समाहित कर लिया था। एक बार फिर से देख लीजिए। उसी से ठंडा उसी से गर्म पाठ 15 है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी है और इस कहानी का उद्देश्य सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन करेगा यह काम में?
बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया भर में बाबा साहब के नाम से मशहूर है। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इनके बारे में एक छोटी सी कहानी भी लिखी हुई है, लेकिन आपको इतना याद रखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में देश का संविधान तैयार हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पाठ 17 में अफसाना मंसूरी के बारे में बताया गया है कि अफसाना बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। इनके कोच का नाम नूर खान है। अफसाना मुंबई के नागपाड़ा इलाके की रहने वाली है और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उनका नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड है। उस प्लेग्राउंड का नाम क्या है? बच्चू खान प्लेग्राउंड। बाद में अफसाना मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मजबूत खिलाड़ी बन गई। और पाठ 19 में अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर एक सब्जी पकाई जाती है। इस पकी सब्जी को उंधियू कहते हैं। गुजराती में उंधियों का मतलब होता है उल्टा। सन 1997 से सन 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण कर्ज और खेती में हुआ घाटा था। तो ईवीएस का एनसीईआरटी का आपका सिलेबस समाप्ति की ओर है। 3 लेसन और बचे हुए हैं, तो या तो मैं तीनों लेसन को एक साथ नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा दूंगी या 2 वीडियो आ सकती हैं। तो 2 वीडियो आ सकती हैं इसके बाद और आपका एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट फिनिश। क्लास 4th क्लास 5th एक भी लेसन मैंने नहीं छोड़ा है जो इम्पोर्टेंट था और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं सभी के मैंने नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए। ईवीएस पेडागोजी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और जैसे ही ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रश्न में ईवीएस के आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।